नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात एक और बड़े मुद्दे की। मुद्दा है वायु प्रदूषण का, और जो लगातार यह खतरा बढ़ रहा है। और खासतौर पर अगर उत्तर भारत या दक्षिण के राज्यों को देखें तो कई राज्य कुछ महीने इसकी चपेट में होते हैं, इसकी जद में होते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर का इलाका साल के तकरीबन 4 महीने तक वायु प्रदूषण की गिरफ्त में होता है, और जो कि कई बार जानलेवा होता है। और इसी प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 को जारी किया है, जिसमें वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए एक आयोग की बात है, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा सदस्य होंगे जो कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन को देखेंगे। साथ ही साथ सब कमेटी का गठन होगा, और जो प्रावधान और नियम कानून बनाए जाएंगे उसके उल्लंघन पर 5 साल तक की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना या दोनों की सजा के प्रावधान भी शामिल हैं। साथ ही साथ इस आयोग में राज्यों की ओर से भी उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, और इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट यानी कि तकनीकी सहायता के लिए इसमें वायु प्रदूषण से जुड़े हुए वो लोग शामिल किए जाएंगे जो कि इसके महारथी हैं, यानी कि एक्सपर्ट कहे जाते हैं। अब सवाल यह है कि अब तक हमने पिछले 3 दशकों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो कदम या कानून बनाए थे, उसके बाद अब इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, और अब इस आयोग के जरिए क्या दायरा बदलने जा रहा है, कानून के बाद प्रावधान क्या बदलने जा रहे हैं, और कैसे वायु प्रदूषण पर हम लगाम लगाने की सोच रहे हैं, और ये कितना प्रभावी होगा, ये समझेंगे आज अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं आर रश्मि साहब, हमारे साथ हैं जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सचिदानंद त्रिपाठी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं IIT कानपुर से, आपका स्वागत है। और पोलाश मुखर्जी हमारे साथ हैं जो कि लीड एयर क्वालिटी NRDC इंडिया से हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत में रश्मि सर आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस आयोग को अगर देखें और जिस तरीके की ज़रूरत ख़ास तौर पर दिल्ली NCR, हालांकि इसका दायरा है, आगे ये बढ़ सकता है, कैसे इसे देखते हैं, और जो उसको ताकत या फिर जो इसका मैं कहूँ कि गठन है, और जो इसकी कमेटी या सब कमेटी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको नज़र आता है? ये आयोग जो होगा ये अभी पुरानी व्यवस्थाओं से कई मामलों में भिन्न है। अभी हमारे पास जो व्यवस्था थी कि राज्यों और केंद्र सरकार के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, प्रदूषण का जो तंत्र है, ये उनके अपने अधिकार क्षेत्र में आता है। सभी राज्यों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, और उन पर उनके आदेश उन पर लागू होते हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें प्रदूषण तो सारे राज्यों से और दिल्ली के अलावे अन्य नेबरिंग स्टेट से आता है। तो इस पर प्रदूषण जो हो रहा है उस पर उसका दिल्ली सरकार का या भारत सरकार का नियंत्रण पूरी तरह से है नहीं। और ये प्रदूषण के स्रोत भी अलग अलग हैं। कहीं ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एमिशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, गाड़ियों से है, उद्योगों से है, निर्माण कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, तो तरह तरह के इसके स्रोत हैं। इन स्रोतों पर भी नियंत्रण एक सरकार का नहीं है। तो इस आयोग का सबसे बड़ा मुख्य जो फ़र्क है पुरानी व्यवस्थाओं से, वो ये है कि ये सभी राज्यों को, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक कानून के अंतर्गत बनाई हुई एक संस्था होगी जिसका आदेश सारे राज्यों पर एक समान रूप से लागू होगा, जो पहले लागू नहीं था। पहले अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था थी, वे अलग अलग कानून बनाते थे, अलग आदेश पारित करते थे। लेकिन अब इस आयोग के बाद आयोग का जो भी फैसला होगा वो सभी राज्य सरकारों को मान्य होगा, उन्हें मानना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी व्यवस्था है। और दूसरे इसके साथ साथ ये क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी के, उनको भी ये डिटरमिन करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए आयोग पूरी तरह से सक्षम होगा। अगेन जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग राज्यों के हैं वे इस पर लागू नहीं होंगे। तो एक समान प्रक्रिया लागू होगी क्वालिटी के, एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए और उन्हें लागू करने के लिए। और इसमें इसके पास ये भी ताकत शक्ति होगी कि ये प्रोग्राम्स भी लागू कर सके, जो पहले
जो व्यवस्थाएँ थी अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे, उनके पास अब राज्य सरकारों के पास जाने पड़ते थे उन्हें प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए, बजट मुहैया करने के लिए। अब इस आयोग के पास एक समझिए कि वित्तीय शक्ति भी होगी, ये केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान इसका किया जाएगा, ताकि ये अलग से अपना कोई एक अलग प्रोग्राम लागू कर सके, इन सारे अपने स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के लिए। तो ये कई मामलों में, शक्तियों में और व्यवस्था में पुरानी व्यवस्थाओं से बहुत भिन्न है और उम्मीद है कि ये जो इसका कोऑर्डिनेटिंग रोल है, ये सभी तंत्रों को मिलाकर एक साथ चलने वाला और जी। उनके ऊपर अपना हस्तक्षेप करने का इसका जो अधिकार होगा, ये इसको बिल्कुल अलग रखता है और इसको काफ़ी शक्ति प्रदान करता है। प्रोफेसर सचिदानंद जी, अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूं, जो एरिया डिफाइन किया गया है इस अध्यादेश के जरिए, मुझे लगता है क्या वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और जो पहले के प्रावधान या कानून का जो दायरा हुआ करता था, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि ये 3 जो इसके कैटेगरी हैं, वायु प्रदूषण की निगरानी, गुणवत्ता, दूसरा कानून को लागू कराना, और तीसरा रिसर्च और नए इनिशिएटिव्स के जरिए उसको कर्व करने के लिए पहल करना, और इसके लिए टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उनको भी शामिल किया गया है। क्या ये लैग कर रहा था और यही बड़ी वजह थी, जैसे कि रश्मि साहब ने कहा कि हर राज्य के अलग अलग कानून, लेकिन जब वायु प्रदूषण को हम देखते हैं तो वो किसी भी सीमा को नहीं मानता, हवा के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचता रहा है। जी हाँ, धन्यवाद कविंद्र जी। और मैं जरा एक जो ऑलरेडी रश्मि जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा कि आप देखिए कि इस कमीशन का जो परिक्षेत्र कहा गया है वो है एनसीआर और एडजॉइनिंग स्टेट्स की जो एरियाज हैं। तो इसका जो आपने कारण कहा कि वायु प्रदूषण किसी तरह की भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता है, और ये बात करीब 2 साल से ऐसी समझ में आई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भारत सरकार को कि हम एक एयर शेड का अप्रोच लगाएं। अगर आप देखें तो विदेशों में, खासकर एक उदाहरण दूंगा बहुत ही शॉर्टली, कि कैलिफोर्निया एक एग्जाम्पल है जहां पे एक अलग तरह का माहौल था वायु प्रदूषण के लिए, तो उन्होंने एक अलग बोर्ड बनाया, कैलिफोर्निया एयर रिसोर्स बोर्ड, क्योंकि उनको समझ में आया कि वहां का एयर शेड अलग है। तो इस वजह से ये समझ में आया कि एनसीआर और ये जो 4 राज्य हैं, जैसा रश्मि साहब ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ जिले राजस्थान के, जो एनसीआर को चारों तरफ से घेरते हैं, तो वहां जो सोर्सेज हैं और डिपेंडिंग ऑन मीटरोलॉजी, वेदर, वो एनसीआर को प्रभावित करता है। तो एयर शेड का कॉन्सेप्ट इस कमीशन के फॉर्मेशन में पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने जो कहा कि 3 जो मुख्य पिलर्स हैं जिस पे कमीशन रेस्ट कर रहा है, आपने कहा कि मॉनिटरिंग है, दूसरा मॉनिटरिंग को देख करके एनफोर्स करना है, और तीसरा आर&डी है। ये तीनों जो पिलर्स हैं वो 3 सब कमिटीज द्वारा लीड किए जाएंगे। तो ये एक दूसरी बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि आज क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में हमारे पास मॉनिटरिंग बढ़ी है। तो अभी आप पंजाब से अगर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखें, इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा, तो आपके पास करीब 70 मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जो गवर्नमेंट के हैं। तो आपका सफिशिएंट डेटा अब आ रहा है, और दैट इज बैक्ड अप बाय कपल ऑफ सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क्स। तो इन दोनों को मिला के आपके पास 150-200 स्टेशंस हैं जहां से डेटा आ रहे हैं। तो ये इनके हाथ को मजबूत करेगा एनफोर्स करने में। जो रही बात आपने आर&डी का कहा, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल आप देखेंगे कि इस अध्यादेश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जिक्र है, और अगर आप सेक्शन 12 में आप जाएं, सेक्शन 12 में 7 नंबर पे 5 नंबर आप देखें, 7 एंड देन 5 इन रोमन, तो आप पाएंगे कि इन्होंने कहा है आर&डी पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया है। इन्होंने कहा है, जैसा आपने कहा, कि वायु प्रदूषण और उससे संबंधित विषयों में जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास होगा। इस तरह का एक प्रयास हमने शुरू किया जब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पिछले बार लॉन्च हुआ, और इनफैक्ट इस बार माननीय प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को उसको मिशन का नाम दिया, तो हम लोगों ने एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाया जिसको आईटी कानपुर लीड करता है, बाय द वे। ये नॉलेज नेटवर्क था इस तरह से कि हर एक राज्य में एक प्रमुख टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, एक नोडल बॉडी होगी, और ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके क्लीन एयर प्रोग्राम या मिशन के कार्यों को अंजाम देंगे। अभी क्या किया गया है पिछले 2 महीनों में, जब से मिशन हुआ,
इसको हमें एक्सपैंड करने का मौका दिया गया है। तो नॉलेज नेटवर्क में आज की तारीख में हमने करीब 100 प्लस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो या तो आईआईटीज हैं या नेशनल लैब्स हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, उनको हमने इनके साथ जोड़ा है, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्लस इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिप्यूट। और आइडिया यह है कि हमारे पास लोकल कैपेसिटी डेवलप हो जो स्टेट्स को, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हेल्प करे। तो इनका रिप्रेजेंटेशन कमीशन में निश्चित तौर पे होगा और इनसे जो चीजें आगे निकलेंगी वो डिस्टिल हो करके एक सब कमेटी को एम्पावर करेंगी, निश्चित तौर पे जानकारी देंगी और कमीशन को अपना काम करने में R&D और इनोवेशन के जरिए काफी मदद मिलेगी, मेरा मानना है। पुराश, क्योंकि जैसे कि कहा त्रिपाठी जी ने कि हमने पिछले कुछ वर्षों में जो मॉनिटरिंग है और जिसके लिए हमारे पास जो आधिकारिक आंकड़े होते हैं वो मिलने शुरू हुए और उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली, लेकिन क्या लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेशन और रूल्स को इम्प्लीमेंट कराना हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो एक बड़ा चैलेंज था? और जो इस नए आयोग के जरिए जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं कि वो इन सभी राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट कराने की सारी जिम्मेदारी या फिर जुर्माने का प्रावधान का कानून जो है उसके पास अधिकार देता है, ये ज़्यादा अच्छी नतीजे दे पाएगा? कि ये जो कमीशन है इनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है कि ओवरआर्चिंग कोऑर्डिनेशन, ये पूरा जो हमारा एनसीआर का जोन है इंक्लूडिंग पंजाब और जो दूसरे अन्य राज्य हैं, इनमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल पर एक्शन अब तक होते चले आ रहे हैं, मगर इनको ओवरआर्चिंग कोऑर्डिनेशन का जो काम था ये इसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी, जो कि अब ये कमीशन का काम हो जाएगा। तो इसमें जैसे 3 सब कमिटीज हैं, इसमें एक एनफोर्समेंट भी बहुत एक महत्वपूर्ण कमिटी है जो जिस पे काम भी हो रहा है। मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा जो त्रिपाठी सर ने भी कहा कि एनसीएपी पे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे अभी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हो चुका है। 122 शहरों ने अपने अपने प्लान्स बनाकर जमा किए हैं जिन पे काम भी शुरू हो चुका है। इनके ऑब्जेक्टिव्स, अगर इस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स में इनमें अगर हम मर्ज कर सकें तो ये एयरशेड की जो बात कर रहे थे त्रिपाठी सर, इसे फोकस करना बहुत जरूरी होगा। और इसके लिए जो आपने कहा कि ओवरआर्चिंग एक कमीशन तो देखेगी एट द स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल, मगर इसमें हॉटस्पॉट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हॉटस्पॉट लेवल पर भी काफी एक्शन करने की जरूरत है, जिस पे मॉनिटरिंग करने का काम ये कमीशन उठा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इस कमीशन के पास अभी खुद के परमानेंट स्टाफ होगा और इसके खुद की फंडिंग होगी जो ओवरआर्चिंग एक डायरेक्शन दे सकता है एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट को इस जोन में। तो ये मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव स्टेप है जो पहले की सिचुएशन थी उससे। रश्मि सर, क्या वाकई कोऑर्डिनेशन और इसके अलावा कानून को लागू कराना ज़मीन पर, उसका वृहद अधिकार आयोग के पास होना, ये तस्वीर को बदलेगा, हम उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि अभी तक ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की अलग अलग भिन्न भिन्न संस्थाओं की थी कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आदेशों को, अपने कानूनों को लागू करें। अब इसके बाद ये एक केंद्रीय संस्था होगी, ये आयोग, इसके पास केंद्रीय जिम्मेदारी होगी जो अपने आदेशों को सारे राज्यों में समान रूप से लागू कर सके। और इसके लिए सिर्फ संवैधानिक और कानूनी अधिकार ही नहीं, इसके पास वित्तीय और इसके पास अपने अधिकारी भी होंगे, अपनी पूरा एक संगठन होगा जो समझिए कि 4-5 नेबरिंग निकटवर्ती राज्यों में और दिल्ली के अंदर ये आयोग सक्रिय होगा और अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, अपने अधिकारियों के माध्यम से लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अलग तंत्र ऐसा होगा जो कि किसी की बात नहीं सुनेगा। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं राज्यों के और जो केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन उसके माध्यम से ये सारे आदेश लागू होंगे उनके साथ साथ, और ये आदेश के इस आयोग के आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे, अपनी अलग अलग अपनी प्रक्रिया नहीं लागू करेंगे। ये सबसे बड़ा फर्क है। और मुझे उम्मीद है कि जो पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी
कि राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में किस तरह के आदेश लागू करने हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, ये इसकी क्लैरिटी नहीं होती। देखिए, अंततोगत्वा किसी भी कानून का जो पालन होता है, वो वित्तीय और आधिकारिक दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर के होता है। संसाधन अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो कोई भी कानून हम ठीक ढंग से लागू नहीं कर सकते। अब इस आयोग के पास ये सिर्फ अधिकार ही नहीं होंगे, संसाधन भी दिए जाएंगे, कम से कम इसकी व्यवस्था करने का प्रावधान है। और इसके साथ राज्यों को साथ लेकर के कोऑर्डिनेशन करके चलने की व्यवस्था इस आयोग के पास है। तो सबका सहयोग लेकर के ये आयोग चलेगा। इसलिए उम्मीद है कि इसमें अब इसे राज्यों का सहयोग प्राप्त होगा, चूँकि संसाधन भी इसके पास होंगे। दूसरा, एक जो एनफोर्समेंट का और सेफगार्डिंग का जो अलग कमेटी है, एक कमेटी मॉनिटरिंग की है, एक कमेटी रिसर्च एंड इनोवेशन की है। जो एनफोर्समेंट की एक अलग कमेटी है, आपने इसमें देखिएगा तो इसमें चेयरमैन, इस कमेटी के चेयरमैन जो खुद होंगे, ये किसी मेंबर के तहत ये कमेटी फंक्शन नहीं करेगी। जो आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो खुद इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसका मतलब है कि इसकी काफ़ी महत्ता दी गई है और इसमें सारे राज्यों के एनवायरनमेंट पर्यावरण सचिव और वहाँ के आईजीज उसके मेंबर होंगे। तो ये सबसे बड़ी कमेटी होगी, 10 सदस्यों की। इसके पास काफ़ी अधिकार होंगे। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि अगर राज्य सहयोग करेंगे तो ये आयोग काफ़ी अच्छे ढंग से दिल्ली के प्रदूषण के और एनसीआर के प्रदूषण के मसले को हल कर सकेगा। कम से कम इसमें एक फ़र्क आप इमीडिएटली ये देख रहे हैं कि पहले की जो संस्थाएं थीं उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था, वो सब एड हॉक चलती थी। कभी जिसके मन में जो आया, जब जैसी समस्या खड़ी हुई उसके हिसाब से कोई तात्कालिक समाधान निकाला गया। अब इस आयोग के पास एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की, अपने आदेशों को लागू करने की क्षमता भी होगी, व्यवस्था भी होगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा। और रश्मि साहब, एक चीज़ जो और इस आयोग में दिख रही है, अगर मैं इसकी ताकत और इसकी गंभीरता को समझूं, जो सरकार ने प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि इसके अधिकार जो हैं और जो ये कानून बनाएगा वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी राज्य मानने के लिए बाध्यकारी होंगे और उसमें बदलाव सिर्फ संसद की मोहर के बाद ही हो सकता है। यानी कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो वायु प्रदूषण है उसे माना गया है कि ये सबसे गंभीर संकट है और राज्यों को एक तरीके से इसमें अब मदद या सहयोग के अलावा उनके पास कोई एक्सक्यूज का रास्ता नहीं है। जी, इसका एक मुख्य कारण यह है कि देखिए, इसमें स्वास्थ्य का एक बड़ा भारी पक्ष है। ये प्रदूषण की समस्या सिर्फ पर्यावरण की समस्या ही नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य की एक समस्या है। पब्लिक हेल्थ, अब आप देख रहे हैं कि कोविड के काल में पूरा राष्ट्र कैसे इस समस्या से जूझ रहा है। इसलिए हर नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी देश का उतना ही बड़ा कर्तव्य है। इसलिए इस आयोग के माध्यम से इसकी व्यवस्था होगी कि संसद एक बार जो कानून पारित कर देगा या इसका जो प्रोग्राम होगा और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं एक बार निर्धारित कर दिए जाएंगे, वे सारे स्टैंडर्ड्स सारे राज्यों पर लागू होंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मनमानी कोई कर सकता है, क्योंकि इसमें सभी मेंबर्स हैं, इसके सारे एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स, सारे केंद्रीय मंत्रालय और सारी राज्य सरकारें इसके सदस्य होंगी। इसलिए सबकी सहमति से जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे और वो लागू होंगे। और साथ साथ योजनाएं भी बनाने का प्रोग्राम है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें तीनों चीज़ों का इसमें रेफरेंस दिया गया है, वर्णन किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। इन तीनों का जिक्र इस कानून के अंतर्गत साफ साफ किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो नेशनल जो प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों की सहमति से यह लागू किया जाएगा। इसलिए ज़रूर फर्क आएगा। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म, एक दूरगामी योजना बनाएं तो इसका राज्यों के सहयोग से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जी पलाश, क्योंकि जब इस आयोग के मॉडल को देखते हैं और जिसके बारे में कहा भी गया है कि दुनिया के कई देशों में
इस तरह के मॉडल हैं और शायद वहीं से इसकी जो रूपरेखा है वो अडॉप्ट की गई है। लेकिन क्या हम अब तक जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने की जो कहावत है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, और इस आयोग के बाद जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी और जो रिसर्च इनोवेशंस हैं, अब जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया के जैसे कई देशों ने, कई शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, उसको 7 से 12 साल के दरमियान जो समय अंतराल था वहाँ पर कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, हम उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये जो कमीशन बनाई गई है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्टेप है एनसीआर रीजन में और दिल्ली में दिल्ली के एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। काफ़ी आपने जैसे कहा और त्रिपाठी सर ने भी कहा कि कैलिफोर्निया में और दूसरी जगहों में ऐसे एयरशेड लेवल पे प्लानिंग होती है। तो ये एक बिल्कुल महत्वपूर्ण स्टेप है जो उस तरीके के एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रेजीम की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मगर इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो है कि एक अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है। अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी एक कंपोजिट आउटकम होता है। इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं और इसमें कुछ भी चेंजेस अगर हम करना चाहें तो इसमें कई साल लग जाते हैं सारे सोर्सेज पे काम करने के बावजूद। राइट। तो इसी की वजह से काफ़ी टाइम ये होता है कि एयर क्वालिटी का अकाउंटेबिलिटी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि अगर हवा दूषित है तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, इसका कोई एक जवाब नहीं होता है। तो आशा ये है कि आगे चलते ये कमीशन जो है ये लॉन्ग टर्म वे में काम कर पाएगी ताकि वायु प्रदूषण का एक इस रीजन में वायु प्रदूषण का ज़िम्मेदारी ये उठा पाए। दूसरी बात ये है कि जब हम एयरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दिल्ली और ये एनसीआर रीजन तो एक बहुत दूषित एरिया है, ये हमें पता है। मगर इस टाइप का जो कमीशन है ये नेशनल लेवल पे लाने की ज़रूरत है, मैं कहूँगा। इसीलिए क्योंकि दिल्ली को छोड़ के भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो काफ़ी दूषित हैं। अगर हम नेशनल लेवल एयर पोल्यूशन की बात करें, कई सारे छोटे शहर हैं आज की तारीख में जहाँ पे केवल 1 या 2 मॉनिटरिंग स्टेशन है और उसके बेसिस पे AQI जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है और ये फिलहाल हम देख रहे हैं कि स्टेट लेवल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसे डील तो कर रहे हैं मगर ये एक लिमिटेड वे में डील कर रहे हैं। तो इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एक नेशनल ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ आउटकम से लिंक कर क्योंकि हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन से प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को डैमेज हो चुका है और आगे चलते ये रेस्पिरेटरी डैमेज बढ़ता चला जा रहा है, न केवल दिल्ली में मगर छोटे शहरों में और अन्य शहरों में भी। तो इस तरीके से कमीशन को का स्कोप अगर हम आगे चल के बढ़ा सकें तो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आपकी नज़र से, क्योंकि चैलेंजेस भी मैं समझना चाहूँगा कि जब हम इस आयोग, इसकी रूपरेखा, इसके दायरे, इसकी ताकत को देख रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं ज़मीन पर? अगर भारत जैसे देश में जहाँ पर संघीय ढांचा है और वहाँ पर अब तक हम देखते रहे हैं कि कानून को चाहे इम्प्लीमेंट करना हो या फिर उसे कोर्ट की चौखट पर उस दरवाजे पर ले जाकर उसके खिलाफ खड़े हो जाना हो। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले स्पीकर ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ संघीय ढांचा है और पहले जब नदियों के जल को लेकर विवाद हुआ और आप जानते हैं कि दक्षिण में एक बड़ी नदी है जिसको लेकर समस्या हुई और उसको बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया गया और नदियों के जल को लेकर बंटवारे को एक इक्विटेबल एक रास्ता निकला। उस तरह से अगर आप देखिए, मैं आपको एक एनालॉजी वो ड्रॉ करूंगा कि यूरोप के कई देश हैं, बहुत छोटे हैं और एकदम हमारे राज्यों की तरह वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो प्रदूषण एक देश से दूसरे जगह जाता है तो जैसा कैलाश ने कहा कि वो अकाउंटेबल होते हैं इसके लिए। ये कमीशन बहुत ही सही तरीके से पोजीशनड है, गिवन दैट कि इसके पास R&D विंग भी है कि वो ये तय करे जो R&D पे सॉलिड नंबर्स पे आए कि ये राज्य इतना प्रदूषित करता है तो हम उस राज्य को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं जो प्रदूषण कम करे और जो ज्यादा करता है उसको हम कुछ उसके ऊपर कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा जो आगे ध्यान दिया जा सकता है, मेरा ये साग्रह निवेदन होगा कि
कुछ सीनियर लॉ ऑफिसर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के इस कमीशन में बैठे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े लोगों से इसमें डील कर रहे हैं और जैसा हम कहते हैं कि लॉबीज हैं, तो उस केस में वो तुरंत एक उनके पास हेल्प मिल जाती है कोर्ट्स के थ्रू। तो अगर आपके पास सीनियर लॉ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बैठे हों, तो आपको, जैसे कई बार हम देखते हैं कि अब अक्सर बातें होती हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और रश्मि साहब तो मिनिस्ट्री के साथ रहे हैं, तो आप हमेशा जाते हैं अपने सॉलिसिटर जनरल्स के पास या अटॉर्नी जनरल्स के पास पूछने के लिए। अगर उस तरह के कुछ लोग या उनसे थोड़े नीचे लोग बैठे हों, तो आपके पास हैंडी एडवाइसेस हैं। दुनिया में और जगह जहां पे इस तरह के कमीशन लाए गए, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर कमीशन की साइज 100 थी, तो उसमें 30 लॉ ऑफिसर्स बैठे हुए थे। वो हैंडी एडवाइस के लिए तुरंत कोर्ट में खड़े होकर के, एक अगर सीनियर लॉ ऑफिसर कोर्ट में खड़ा हो जाए, तो जो लोग प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषित करने वाली इकाई है या सेक्टर है, वो 1 मिनट में उसका वो हो जाएगा वाला न्यारा उस केस का। तो ये एक आगे ध्यान देने की जरूरत है। 2 बातें अगर ये किया जाए, तो मैं तो मानता हूं कि ये कमीशन बहुत, और आगे जैसा पिछले स्पीकर ने कहा कि रादर देन थिंकिंग अबाउट पैन इंडिया कमीशन, हमें एयर शेड के आधार पे कमीशन बनाने होंगे, और एयर शेड के अंदर एयर डिस्ट्रिक्ट्स सोचना होगा, और एयर डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एयर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर अथॉरिटी होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट्स नहीं होंगी, वो एयर डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। इस तरह से हम निश्चित तौर पे इस पे काबू पा सकते हैं, बट ये थोड़ी लंबी जंग है, लेकिन हमें लड़ते रहना होगा। बिल्कुल, और उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से इस आयोग का आकार दिख रहा है, इसमें राज्यों की ओर से प्रतिनिधि, टेक्निकल एक्सपर्ट जोड़े जा रहे हैं, और साथ ही साथ वित्तीय और कानूनी अधिकार दिए गए, क्योंकि इसके फैसलों को सिर्फ एनजीटी में ही चैलेंज किया जा सकेगा। और उम्मीद कर सकते हैं कि नए कदमों के साथ वायु प्रदूषण की जो समस्या दिनों दिन बढ़ रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो एनसीआर हो या दूसरे राज्य हों, वहाँ पर हम उस पर लगाम लगा पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय और जानकारी साझा करने के लिए। किस तरीके से ये आयोग काम करेगा, इसमें क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है जिसके चलते ज़्यादा बेहतर नतीजे हम हासिल कर पाएँ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।